हेलो डियर लर्नर, वेलकम टू इंग्लिश का डेली डोज एपिसोड नंबर 4। आज मैं आपके बीच में, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा, जी हाँ, मैं आज बात करने वाला हूं इंग्लिश के उन दो शब्दों पर जिन पर हमेशा अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला वर्ड है एक्सेप्ट और दूसरा वर्ड है एक्सेप्ट फॉर। और जैसा कि हमें पता होना चाहिए कि इन दोनों वर्ड की जो हिंदी मीनिंग है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन इनके यूसेज में बहुत बड़े डिफरेंसेस पाए गए हैं। तो आज के एपिसोड नंबर 4 में मैं बेसिकली आपको 6 से 7 बेसिक स्ट्रक्चर्स यानी कि सूत्र बताऊंगा, और उन सभी बेसिक स्ट्रक्चर्स के अंतर्गत मैं आपको एक्सेप्ट और एक्सेप्ट फॉर के बीच के इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस के बारे में बताऊंगा। और हमेशा की तरह एपिसोड के लास्ट में मैं आपको इन दोनों शब्दों से जुड़े कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जिनके आपके एग्जाम्स में आने के पूरे चांसेस हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो जैसा कि मैंने बोला कि आज हम दो वर्ड पर बात करेंगे। पहला वर्ड होगा एक्सेप्ट और दूसरा वर्ड होगा हमारा एक्सेप्ट फॉर। तो आइए बात करते हैं कि एक्सेप्ट और एक्सेप्ट फॉर में क्या डिफरेंस होता है। तो पहले आप इन दोनों वर्ड्स की हिंदी मीनिंग समझिए। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक्सेप्ट और एक्सेप्ट फॉर का जो हिंदी मीनिंग होता है वो सेम होता है। जैसे इसका मतलब होता है के अलावा, के सिवाय। आप इस तरीके से इनकी हिंदी मीनिंग को समझ सकते हैं, के अलावा, के सिवाय। लेकिन जब आप इनके यूसेज पे आएंगे तो आप हिंदी से इनका यूज़ नहीं कर पाएंगे। इनके लिए भी अलग अलग कंडीशंस बनेगी। जैसा कि आपने अब तक हमारे पिछले 3 एपिसोड्स में देखा कि मैंने हर एपिसोड में आपको कुछ ऐसे वर्ड्स को सिखाया जो आम बोलचाल की भाषा में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हैं, व्याप्त हैं, लेकिन उनके यूसेज में नॉर्मली हम लोग गलतियां करते हैं। तो जैसा कि मैं कहता हूं कि डिनर के बाद आपको डेली डोज अगर इंग्लिश का ऐसे ही मिलता रहेगा तो वो दिन दूर नहीं कि आप बेसिक ग्रामर के उस सेगमेंट पे बहुत अच्छे से पकड़ बना पाओगे जिस सेगमेंट पे नॉर्मली हमारे लर्नर्स क्या होते हैं, वीक होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड नंबर 4 को। तो एक्सेप्ट और दूसरा वर्ड क्या है, एक्सेप्ट फॉर। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बताता हूँ। कुल मैं आपको बताऊँगा 7 स्ट्रक्चर। तो जो पहला स्ट्रक्चर है, पहले स्ट्रक्चर को आप पहले ध्यान से समझिएगा कि हमारे पहले स्ट्रक्चर में कहा जाता है सब्जेक्ट। गौर करिएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आप यूज़ करेंगे मेन वर्ब, और उसके बाद आप यूज़ करते हैं एक्सेप्ट, और फिर आप यूज़ करेंगे क्या, उसके बाद आप यूज़ करेंगे नाउन फ्रेज। ये हमारा आज का सबसे पहला स्ट्रक्चर होगा। ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, एक्सेप्ट, और उसके बाद क्या आप नाउन फ्रेज का यूज करेंगे। क्या होता है नाउन फ्रेज, ये मैं आपको बताता हूं। यानी जो हमारा पहला स्ट्रक्चर है उसमें आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है नाउन फ्रेज पर, क्योंकि एक्सेप्ट कहता है कि मैं नाउन फ्रेज के ठीक पहले आता हूं। अगर आपने यहां पर गलती से भी एक्सेप्ट फॉर को लगाने की कोशिश की तो आपका स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। तो पहले मैं आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट का समझाता हूं, उसके बाद हम एक्सेप्ट फॉर पर आएंगे। और एक्सेप्ट हो चाहे एक्सेप्ट फॉर हो, हिंदी दोनों की बिल्कुल सेम होने वाली है। तो आइए एक एग्जाम्पल लिखते हैं और इस स्ट्रक्चर को उस एग्जाम्पल में पुट करके देखते हैं। अगर मैंने बोला, ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने बोला कि हर कोई आया था, हर कोई आया था सिवाय अमित के, सिवाय अमित के। अब आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जहां आपको नजर आ रहा है सिवाय, आप फोकस करें कि सिवाय जोर किस पे दे रहा है, सिवाय किसके, सिवाय अमित के। और आपको ये बताने की मुझे नीड नहीं है कि अमित यहाँ पर एक प्रॉपर नाउन है, यानी कि वो नाम है। तो जब सिवाय वर्ड या
जब के अलावा वर्ड हिंदी के किसी सेंटेंस में किसको हाईलाइट करे, जी हाँ नाउन को हाईलाइट करे, तो वहां पर के अलावा और के सिवाय की जो सही इंग्लिश होगी वो कभी नहीं होगी एक्सेप्ट फॉर। वहां आप सही इंग्लिश लिखेंगे एक्सेप्ट। तो जब आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट, और यहां पर है हर कोई, एवरीबॉडी। और आप ध्यान रखिएगा कि हर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, वो तो डिपेंड करता है टेंस के ऊपर। टेंस अगर डिमांड करेगा तो हेल्पिंग वर्ब आएगा, अदरवाइज हेल्पिंग वर्ब की कोई नीड नहीं। तो इस सेंटेंस को अगर हम ट्रांसलेट करें तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनेगा कि एवरीबॉडी केम, और उसके बाद आपने लिखा एक्सेप्ट। क्या लिखा आपने? एक्सेप्ट। और उसके बाद आपने लिखा उस व्यक्ति का नाम जिसके लिए आपने एक्सेप्ट वर्ड यूज किया, यानी कि आपने उस नाउन का नाम लिखा। तो सेंटेंस क्या बना? एवरीबॉडी केम एक्सेप्ट अमित, हर कोई आया था सिवाय अमित के, या अमित के अलावा हर कोई वहां पर मौजूद था। अब समझने वाली बात यह है कि सर आपने स्ट्रक्चर में लिखा है नाउन फ्रेज, बट यहां पर आप यूज कर रहे हैं नाउन। तो ध्यान रखिएगा नाउन फ्रेज और नाउन में क्या डिफरेंस है। अमित एक नाम है, एक प्रॉपर नाउन है, तो यहां पर अमित को तो हमने एज ए नाउन यूज किया, लेकिन अगर हमारे पास एक से ज्यादा वर्ड्स हों, गौर करिएगा, अगर हमारे पास एक से ज्यादा वर्ड्स हों और उन एक से ज्यादा वर्ड्स में कोई एक वर्ड नाउन हो, तो शब्दों के ऐसे समूह को हम क्या बोलते हैं? नाउन फ्रेज। जैसे गौर करिएगा, अब अगर मैं बोलता हूं कि द फादर ऑफ अमित, गौर करिएगा, अगर मैं बोलता हूं द फादर ऑफ अमित या अमित्स फादर, द फादर ऑफ अमित। अब ये देखिए द फादर ऑफ अमित क्या है? अ ग्रुप ऑफ 4 वर्ड्स जिसमें द, फादर, ऑफ और अमित सब है। तो अगर यहाँ पर जहाँ पर अमित लिखा है, अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि एवरीबॉडी केम एक्सेप्ट द फादर ऑफ अमित और एवरीबॉडी केम एक्सेप्ट अमित्स फादर, तो यहाँ पे जो लिखा है द फादर ऑफ अमित या अमित्स फादर, ये नाउन फ्रेज का काम करेगा। तो ध्यान रखिएगा कि एक्सेप्ट के बाद आपको या तो कोई नाउन फ्रेज मिलेगा या तो आपको कोई नाउन मिलेगा। इन दोनों में से किसी एक के मिलने की पूरी संभावना है आपके सबसे पहले स्ट्रक्चर में। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यहाँ पहला स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। आइए इसी सीरीज में हम अपने दूसरे स्ट्रक्चर पर बात करते हैं कि दूसरा कौन सा स्ट्रक्चर है। कुल मैं आपको 7 स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा आज के एपिसोड नंबर 4 में। तो आइए दूसरे स्ट्रक्चर को फटाक से देखते हैं और लास्ट में मैं आपको सभी स्ट्रक्चर्स पर क्वेश्चंस भी कराऊंगा। अब यहां पर फोकस करिएगा, और हाँ कमेंट में आज जरूर कमेंट करिएगा कि आपको अगला डेली डोज किस टॉपिक पर चाहिए, आपको वो कौन से 2 वर्ड्स हैं जिनके बीच के डिफरेंस करने में आपको खासी मुश्किल होती है। तो अब स्ट्रक्चर 2 देखिएगा। स्ट्रक्चर 2 क्या कहता है? स्ट्रक्चर 2 बहुत ही सिंपल सी बात कहता है। ये कहता है कि आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें कहा जाता है कि एक्सेप्ट के बाद, ध्यान दीजिएगा, एक्सेप्ट के बाद आपको अगर कोई प्रीपोजिशन मिले, अगर कोई आपको कंजंक्शन मिले, तो आप कभी भी एक्सेप्ट फॉर मत लगाइएगा, हमेशा वहाँ पर एक्सेप्ट लगाइएगा। मैं एग्जाम्पल देकर इस चीज़ को क्लियरिफाई करूँगा। ये देखिए, ये हमारा स्ट्रक्चर नंबर 2 है, यानी एक्सेप्ट के बाद या तो कोई प्रीपोजिशन आता है या फिर कोई कंजंक्शन आता है। और गौर करिएगा, इसके पहले अगर मैं बेसिक स्ट्रक्चर से काम चलाऊं तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या कहता है कि मेन वर्ब, मेन वर्ब से पहले क्या? हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या? जी हाँ, सब्जेक्ट। तो ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर बन गया। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल बनाया कि मैं रोज स्कूल जाता हूं सिवाय रविवार के। गौर करिएगा, अब यहां पर अगर मैं बोलता हूं कि मैं रोज स्कूल जाता हूं सिवाय रविवार के, या फिर मैं बोलूं कि मैं मंडे को स्कूल जाता हूं, गौर करिएगा, या मैं रोज स्कूल जाता हूं सिवाय रविवार के, या मैं कोई भी ऐसा एग्जाम्पल बोलूं, जैसे मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि इट इज वेरी हॉट, इट इज वेरी हॉट,
यानी बहुत गर्मी है, और इसके बाद मैं बोलता हूँ एक्सेप्ट, गौर करिएगा, बहुत गर्मी है एक्सेप्ट इन मुंबई। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो आपको एक बात साफ देखने को मिलेगी कि यहाँ पर अगर आप फोकस करेंगे तो मुंबई भी आपका क्या है, मुंबई भी ऊपर वाले एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर अमित क्या था, आपका प्रॉपर नाउन था, तो यहाँ पर अमित था, तो आपने पाया कि ये जो आपका एक्सेप्ट है इसके बाद या तो कोई नाउन या तो कोई नाउन फ्रेज आता है। ठीक उसी प्रकार से अगर किसी नाउन के पहले, या मैं ये कहूँ कि अगर एक्सेप्ट के ठीक बाद कोई प्रीपोजिशन आता है तो के अलावा या के सिवाय की इंग्लिश आप एक्सेप्ट फॉर न लिखकर सिर्फ वहां पर एक्सेप्ट लिखिएगा। तो इट इज वेरी हॉट एक्सेप्ट इन मुंबई। तो जैसे कि पिछले स्ट्रक्चर में एक्सेप्ट अमित पर जोर दे रहा था, स्ट्रक्चर नंबर 2 में एक्सेप्ट जोर दे रहा है इन पर। तो आई होप आपको ये बातें अच्छी तरीके से क्लियर हो रही हैं, और इन सभी स्ट्रक्चर्स पर मैं आपको बहुत जल्द बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं। आपको बहुत जल्द मालूम चलेगा कि इन सभी स्ट्रक्चर्स का क्या रोल है हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों में। अब आइए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कंजंक्शन का, क्योंकि यहाँ पर इन जो है वो काम कर रहा है प्रीपोजिशन का, ये कंजंक्शन का काम नहीं कर रहा है, इस बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, मैंने बोला ही इज वेरी, गौर करिएगा, ही इज नॉट वेरी, ही इज नॉट वेरी फ्रेंडली, यानी वो बहुत फ्रेंडली नहीं है। फ्रेंडली का मतलब क्या हुआ, सोशिएबल। ही इज नॉट वेरी सोशिएबल, वो बहुत सोशिएबल नहीं है, मिलनसार नहीं है, मैत्रीवत नहीं है। ही इज नॉट वेरी फ्रेंडली। और उसके बाद लिखा मैंने एक्सेप्ट, सिवाय, व्हेन, गौर करिएगा, सिवाय व्हेन ही वॉन्ट्स, व्हेन ही wants something, when he wants something, यानी वो आम तौर पे फ्रेंडली नहीं है सिवाय तब जब उसे कुछ चाहिए होता है। जब उसे कुछ चाहिए होता है तब वो फ्रेंडली हो जाता है, तब वो सोशिएबल हो जाता है। अनलेस और until he needs anything he is not फ्रेंडली एट ऑल, ये मतलब बन रहा है। तो यहाँ पे जो एक्सेप्ट है ये व्हेन पर जोर दे रहा है, और व्हेन यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन या कोई नाउन नहीं बल्कि एक, जी हाँ, कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो आपने अब तक देखा कि ये जो आपका एक्सेप्ट है इसके बाद या तो कोई नाउन या तो कोई नाउन फ्रेज, इसी प्रकार से आपने यहाँ पर एक्सेप्ट में देखा कि इसके बाद कोई प्रीपोजिशन, और अभी अभी आपने एक्सेप्ट में देखा कि इसके बाद कोई ना कोई कंजंक्शन। तो अब तक आपने 3 पॉइंट्स देखे, लेकिन स्ट्रक्चर्स अब तक आपने 2 देखे। आइए इसी सीरीज में मैं आपको और भी बातें बताता हूं जो एक्सेप्ट से ही रिलेटेड हैं, और ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए कुछ पॉइंट्स मैं आपको यहाँ और क्लियर करता हूँ ताकि चीज़ें आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए। तो चलिए अपने तीसरे स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि तीसरा स्ट्रक्चर क्या लेकर आता है। तो तीसरा स्ट्रक्चर भी इन्हीं 2 वर्ड्स पर बेस्ड होगा। अब तक दोनों स्ट्रक्चर में आपने एक्सेप्ट को पाया, एक्सेप्ट फॉर का आना भी बाकी है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत जल्द मैं आपको एक्सेप्ट फॉर के भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ाऊंगा। तो स्ट्रक्चर नंबर 3 पर आते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 3 क्या कह रहा है, तो पहले आइए स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर बना लेते हैं और फिर बात करते हैं कि स्ट्रक्चर नंबर 3 क्या कहता है। स्ट्रक्चर नंबर 3 बिल्कुल स्ट्रक्चर नंबर 1 की तरह काम करेगा। तो मैं चाहूंगा कि एक बार स्ट्रक्चर नंबर 1 को आप फिर से देख लें। स्ट्रक्चर नंबर 1 क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, उसके बाद एक्सेप्ट था और लास्ट में नाउन फ्रेज या कोई नाउन था। और जो स्ट्रक्चर नंबर 3 है इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, तो वो चेंज यहाँ पे मैं शो करता हूँ कि पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप क्या लगाओगे, मेन वर्ब लगाओगे, और मेन वर्ब के बाद यहाँ पर मैं कुछ बेसिक वर्ड्स लिख रहा हूँ, ऑल, एनी, नो, नोबडी, एनीबडी, इस तरह के कुछ बेसिक वर्ड्स आएंगे। गौर करिएगा, एनीबडी,
इसी तरीके से एवरी, एवरीवन, नो, ऐसे नन, होल जैसे शब्द आएंगे। तो लिस्ट काफ़ी लंबी है और जैसा कि मैंने बोला था कि इंग्लिश के डेली डोज में जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूँ ये आपको पीडीएफ के फॉर्म में हर चीज़ अवेलेबल है। वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया गया है, डिस्क्रिप्शन को आप खोलेंगे तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करने का लिंक दिया है, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे तो ये कंप्लीट नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड मिल जाएगा। तो आप देखें तो जो पहला स्ट्रक्चर था और जो तीसरा स्ट्रक्चर है, दोनों में इतना फ़र्क है कि पहले स्ट्रक्चर में मेन वर्ब के बाद सीधे एक्सेप्ट आ गया था, लेकिन यहाँ पर सीधे एक्सेप्ट नहीं आ रहा है, बल्कि यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है आपका क्या, ऑल, एनी, नो, नोबडी, एनीबडी, एवरी, नन, होल जैसे शब्द आ रहे हैं। यहाँ पे मैं ETC लिख दे रहा हूँ और इसके बाद क्या आ रहा है, ये देखिए एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट के बाद आपको अपना सेंटेंस यहाँ कंप्लीट करना पड़ेगा। यानी वो तो डिपेंड करता है कि सेंटेंस में आगे क्या लिखना है उसके हिसाब से। तो ज़रा इस स्ट्रक्चर को कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये स्ट्रक्चर कैसे यूज़ होगा। और सबसे कमाल की चीज़ कि जो हमारा तीसरा स्ट्रक्चर है, तीसरे स्ट्रक्चर तक आते आते हमें एक्सेप्ट का एक पर्यायवाची भी मिल जाएगा। यानी कि तीसरे स्ट्रक्चर में आप एक्सेप्ट की जगह पर बट का भी यूज कर सकते हैं। जी हाँ, यानी धीरे धीरे आप इस चीज को पाएंगे कि आपको एक्सेप्ट का पर्यायवाची भी मिलने लगा। यानी शुरुआत हमने किया एक्सेप्ट और एक्सेप्ट फॉर से, लेकिन जैसे जैसे स्ट्रक्चर्स हमारे आगे बढ़ते गए हमें कुछ नए शब्द भी मिलते गए जो एक्सेप्ट का क्या निकला, सिनोनिम। तो आइए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिख के समझते हैं। जैसे मैंने क्या बोला, किसी ने मुझसे पूछा कि सर एक बात बताइए, जो आपने पहला स्ट्रक्चर बनाया उसमें तो आपने एक बात क्लियरली समझा दिया कि पहले स्ट्रक्चर में एक्सेप्ट के बाद कोई नाउन फ्रेज या कोई नाउन आएगा, वो बिल्कुल क्लियर हो गया। सेकेंड स्ट्रक्चर में आपने बोला एक्सेप्ट के बाद कोई प्रीपोजिशन आता है या फिर आता है कोई कंजंक्शन, ये चीज़ भी एकदम से क्लियर है। तीसरे स्ट्रक्चर में आपने एक्सेप्ट के बाद कुछ लिखा नहीं बल्कि आपने डैश 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 बना दिया। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये जो आपका है एक्सेप्ट और बट, इसके बाद भी आपको ज़रूर कोई ना कोई नाउन या कोई ना कोई नाउन फ्रेज मिल ही जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर आपके पहले स्ट्रक्चर से ही रिलेट कर रहा है। फ़र्क सिर्फ इन शब्दों का था जो आपके पहले स्ट्रक्चर में नहीं था, लेकिन तीसरे स्ट्रक्चर में इसको शामिल कर लिया गया। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने पहले ही कहा था कि पहला स्ट्रक्चर और तीसरा स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा सिमिलर है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने क्या बोला, मैंने बोला जैसे अगर मैं आपसे ये कहता हूं आई हैव क्लीन्ड, तो आप देख सकते हैं आई यहाँ सब्जेक्ट है, हैव को यूज किए हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब, क्लीन्ड क्या है, मेन वर्ब। तो आई हैव क्लीन्ड एवरीथिंग, आई हैव क्लीन्ड और मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, एवरीथिंग। अब आप ध्यान दें तो आप पाएंगे कि यहाँ पे जो आपका एवरीथिंग है ये वही चीज़ तो है। और सबसे बड़ी बात, मेन वर्ब के बाद जितने भी शब्द आप देख रहे हो ये आपके स्ट्रक्चर में एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहे हैं। जी हाँ, तो यानी कि यहाँ पे जो आपको एवरीथिंग नजर आ रहा है ये यूज हो रहा है एज एन ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर क्या बना, आई हैव क्लीन, सॉरी सेंटेंस क्या बना, आई हैव क्लीन्ड एवरीथिंग और उसके बाद मैं क्या लिख रहा हूं, एक्सेप्ट, क्या लिख रहा हूं, एक्सेप्ट द किचन, एक्सेप्ट द किचन। यानी मैंने सब कुछ साफ कर लिया है सिवाय किसके, किचन के। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किचन यहाँ पर एक नाउन फ्रेज के रूप में आ रहा है, एक नाउन के रूप में आ रहा है और बिल्कुल पहले वाले स्ट्रक्चर की ही तरह यहाँ पर भी एक्सेप्ट एक नाउन को, एक नाउन फ्रेज को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। सो डियर लर्नर, मुझे पूरा विश्वास है कि अब तक के तीनों स्ट्रक्चर्स में आपको कहीं पर भी कोई समस्या नहीं आई होगी। और हाँ, एक चीज़ और, तीसरे स्ट्रक्चर में जैसा कि मैंने कहा कि आप एक्सेप्ट की जगह पर प्रीपोजिशन, एक्सेप्ट की जगह पर आप यहाँ पर बट का यूज कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ पर बट लगाएंगे तो आपका स्टेटमेंट क्या बनेगा, आई हैव क्लीन्ड एवरीथिंग बट
द किचन। लेकिन हमारी एक आदत है, हम हर चीज़ की हिंदी बना लेते हैं। तो जो लोग हिंदी बनाएंगे उनके दिमाग में बचपन से ही एक बात इस कदर डाल दी गई है कि वो मेरे बस की बात नहीं है कि मैं निकाल पाऊँ। तो जहाँ पर आप बट वर्ड पाते हैं आप फटाक से उसकी हिंदी बना देते हैं। लेकिन जबकि यहाँ पर बट की हिंदी लेकिन नहीं है, यहाँ पर बट की वही हिंदी है जो एक्सेप्ट की है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सेप्ट की 2 हिंदी बताया, एक बार मैं चाहूँगा कि आप फिर से देख लें। ये देखिए स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था, एक हिंदी है के अलावा और एक हिंदी है के सिवाय। तो जहाँ पे आपको बट नज़र आ रहा है वो एक्सेप्ट का सिनोनिम है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इसकी हिंदी लेकिन ना होकर के अलावा या के सिवाय होगा। तो आइए जल्दी से अपने चौथे स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। चौथा स्ट्रक्चर बड़ा रोचक है क्योंकि चौथे स्ट्रक्चर को बिल्कुल मैं पलट देने वाला हूँ। अब ज़रा कल्पना करिए कि अगर मैं इस चीज़ को आगे ले आऊँ, गौर करिएगा, इसको मैं आगे ले आऊँ, मैं चाहूँगा कि सेंटेंस को मैं दोबारा से लिखूँ। ये देखिएगा क्योंकि तीसरे स्ट्रक्चर से ही चौथे स्ट्रक्चर का जन्म होगा। तो मैं चाहूँगा कि तीसरे स्ट्रक्चर के इस एग्जाम्पल को एक बार ध्यान से आप फिर देखें। मैं चौथे स्ट्रक्चर पे नहीं जा रहा हूँ, मैं अभी तीसरे स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल को रीराइट कर रहा हूँ। क्या लिखा? आई हैव क्लीन्ड एवरीथिंग, एवरीथिंग, आई हैव क्लीन्ड एवरीथिंग। और उसके बाद मैं क्या लिख रहा हूं? मैं लिख रहा हूं एक्सेप्ट, ध्यान दीजिएगा, एक्सेप्ट द किचन। ये मैंने सेंटेंस लिखा। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपको शुरुआत नहीं करनी है सब्जेक्ट से, आपको शुरुआत नहीं करनी है सब्जेक्ट से, बल्कि आपको शुरुआत करनी है एक्सेप्ट से, यानी कि सेंटेंस का सब्जेक्ट से लेकर ऑब्जेक्ट तक का हिस्सा इसको आपको शिफ्ट करना है इधर, और एक्सेप्ट और क्या, इस नाउन क्लॉज वाले हिस्से को शिफ्ट करना है इधर। अगर आपने ऐसा किया तो आपके स्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा चेंज पाया जाएगा। जैसे ही एक्सेप्ट, गौर करिएगा, जैसे ही एक्सेप्ट शुरू में आएगा ये कहेगा कि अगर मेरे साथ कौन आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर मेरे साथ एवरीथिंग पहले आया, अगर मेरे साथ एवरीथिंग पहले आया तो मैं एक्सेप्ट हूं। लेकिन अगर मेरे बाद आता है एवरीथिंग तो मेरे साथ आपको फॉर लगाना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसीलिए मैंने कहा कि इंग्लिश के डेली डोज में मैं रोजाना रात को 9 बजे वो डोज दूंगा जो आपके इंग्लिश रूपी वायरस को पूरी तरीके से क्या रखेगा, आपसे दूर रखेगा, आपको प्रोटेक्टेड रखेगा। तो ध्यान रखिएगा स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, एक्सेप्ट फॉर, और आप यहां पे लिखेंगे एक्सेप्ट फॉर द किचन। सेंटेंस सेम है, सेंटेंस में मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूं, एक्सेप्ट फॉर द किचन। और उसके बाद क्या लिखा आपने, आई हैव क्लीन्ड, आई हैव क्या, क्लीन्ड एवरीथिंग। अगर आप इस चौथे सेंटेंस को स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करें तो आपको अच्छी तरीके से बात क्लियर हो जाएगी कि ये क्या कह रहा है। अब देखिए यहाँ पर तो आपका स्ट्रक्चर नंबर 3 था जो कि मैंने अच्छी तरीके से आपको यहाँ कवर करा दिया था। ये देखिए पहले शुरुआत किससे हुई थी, सब्जेक्ट से, और अंत किस पे हुआ था, नाउन फ्रेज या नाउन पर। लेकिन अब मैं शुरुआत सब्जेक्ट से नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं शुरुआत कर रहा हूँ किससे, बिल्कुल, अब मैं शुरुआत कर रहा हूँ एक्सेप्ट से। तो यहाँ पर आप एक बार इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो एक्सेप्ट फॉर, और एक्सेप्ट फॉर के बाद आप क्या लिख रहे हो, एक्सेप्ट फॉर के बाद आप वो नाउन लिख रहे हो या वो नाउन फ्रेज लिख रहे हो, और उसके बाद ध्यान रहे कि उसके बाद आपको यूज़ करना है सब्जेक्ट। क्या यूज़ करना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ आप यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब, आप यूज़ करेंगे मेन वर्ब। और याद रहे इस लिस्ट में जितने भी वर्ड्स थे, ये देखिए ये सारे वर्ड्स अब एकदम लास्ट में आ जाएंगे। तो उसी लिस्ट को एक बार फिर से मैं चाहूँगा कि आप लिख लें। तो मैं इसको दोबारा से नहीं लिखने वाला हूँ, ऊपर लिखा है, बस मैं यहाँ पर ETC लिख दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर नंबर 4 बन गया। यानी अभी तक के 3 स्ट्रक्चर्स में आपको एक्सेप्ट मिला, और तीसरे स्ट्रक्चर में तो आपने एक्सेप्ट का पर्यायवाची बट भी पाया, और चौथे स्ट्रक्चर तक आते आते आपको क्या मिला, जी हाँ, आपको मिला एक्सेप्ट फॉर। तो आई होप आपको मेरी बात अच्छे से क्लियर हो रही है।
नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो रही है, थोड़ी सी गलती हो रही है, इसको मैं क्लियर कर दूं, कोई चिंता की बात नहीं है। आप थोड़ी सी गलती यहाँ पर ये हो रही है कि आप ऐसे कह सकते हैं कि एक्सेप्ट फॉर द किचन, जैसे आपने क्या लिखा, एक्सेप्ट फॉर द किचन, जो आपका स्ट्रक्चर नंबर 3 था, थोड़ा सा मैं यहाँ रिपीट करना चाहूँगा, मामूली सी मिस्टेक है, रेक्टिफाई कर लीजिए। जो आपका तीसरा स्ट्रक्चर है और जो आपका चौथा स्ट्रक्चर है, इसमें ज़रा सा अंतर क्या था, ये अंतर न बनाकर आप यहाँ पर एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म कर लीजिए और उस स्ट्रक्चर के आधार पर आप एक नया सेंटेंस फॉर्म कर लीजिए। कैसे, ये देखिएगा, मैंने क्या बोला, एक्सेप्ट फॉर द किचन, और उसके बाद ये देखिए, यहाँ पर आपको मैं राय दूंगा कि आप ये एक्सेप्ट फॉर द किचन एवरीथिंग इज क्लीन, ये मैं ये कहूँगा, यानी यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। अब आप समझेंगे, थोड़ा सा चेंज था, इसको आप सही कर लीजिएगा। एवरीथिंग क्या है, इज क्लीन, ये एवरीथिंग इज क्लीन। अब समझने वाली बात क्या है कि एक्सेप्ट फॉर, उसके साथ आपका नाउन या नाउन फ्रेज, और उसके बाद जितने भी वर्ड्स थे आपके, ऑल, नो, जिसको मैं अभी लास्ट में लेके चला गया था, एक्चुअल में वो सब्जेक्ट के रूप में आएगा। ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया तो कोई बात नहीं, मैंने इसको क्लियर करा दिया। और अब इसके बाद देखेंगे, इसके बाद आपका वही वाला कॉन्सेप्ट आएगा, सब्जेक्ट, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, बाकी जो भी चीज़ें होती हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका बन गया स्ट्रक्चर नंबर 4, एक्सेप्ट फॉर प्लस शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ नाउन फ्रेज। अब ये जो चौथा स्ट्रक्चर आपका बना, अब जरा इसको कंपेयर करिए आप तीसरे स्ट्रक्चर से। अब ये बिल्कुल सही है कि एक्सेप्ट फॉर द किचन, यानी किचन को छोड़ दिया जाए तो एवरीथिंग इज क्लीन, सब कुछ साफ है। और ये देखिए, इस स्ट्रक्चर में क्या था, यहाँ पर पहले सब्जेक्ट आता था, हेल्पिंग वर्ब आता था, मेन वर्ब आता था, और ये सारे वर्ड्स आते थे। उसके बाद एक्सेप्ट या बट आता था, और लास्ट में नाउन या नाउन फ्रेज आता था। लेकिन चौथे स्ट्रक्चर में क्या हुआ, ये जो वर्ड्स अभी तक यहाँ किस रूप में आते थे, ऑब्जेक्ट के रूप में आते थे, अब यही वर्ड्स अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये आपके यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आने लगे। सिर्फ इतनी बात थी जो आपको ध्यान में रखनी थी, यानी जब ये वर्ड सब्जेक्ट के रूप में आए, और ये कब आए, जब ये एक्सेप्ट के बाद आए, तो इनके साथ लग गया फॉर। और जब यही वर्ड्स ऊपर के स्ट्रक्चर में किस रूप में आए, ऑब्जेक्ट के रूप में आए, और किसके पहले आए, एक्सेप्ट के पहले आए, तो यहाँ फॉर की कोई नीड नहीं थी। ये दो पोजीशन ध्यान रखिएगा स्ट्रक्चर नंबर 3 में और 4 में। तो आइए जल्दी से हम अपने 5वें स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, और मैंने हर स्ट्रक्चर में आपको एग्जाम्पल भी दे दिया ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाए। आइए कुछ बेसिक बातें यहाँ पर मैं आपको और समझा दूँ ताकि चीज़ें पूरी तरीके से कवर हो जाएं, कहीं कोई दिक्कत ना महसूस करें आप। तो आइए कुछ पॉइंट्स मैं आपको यहाँ और समझा देता हूँ, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में कुछ ऐसे भी वर्ड्स पाए गए हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि 5वां स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, मेन वर्ब आएगा, और इसके बाद देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, या मैं आपसे ये कहूँ कि सब्जेक्ट के बाद आपको मेन वर्ब के रूप में क्या मिलेगा, ये देखिएगा, आपको मेन वर्ब के रूप में ये वर्ड मिल जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बनाए गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए गए हैं। ये देखिए, अब यहाँ पर आपने वर्ड यूज़ किया ही डज, अब यहाँ पर ही डू, ये देखिए, ये ध्यान दीजिएगा। तो क्या बन रहा है, सब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर नंबर 5 बन रहा है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डू, नथिंग और एवरीथिंग, और उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट कहता है कि मेरे साथ आपको इन्फिनिटिव लगाना पड़ेगा, यानी फर्स्ट फॉर्म। ये एक फॉर्मूला है, यानी एक्सेप्ट अगर आप शुरू से देखो तो हर बार एक्सेप्ट एक नए वर्ड के साथ आया। अगर आप शुरू से देखें तो हर बार जितनी बार भी ये आया एक नए वर्ड के साथ आया।
पहले ये नाउन फ्रेज के साथ और नाउन के साथ आया, फिर ये प्रीपोजिशन के साथ और कंजंक्शन के साथ आया, उसके बाद आपने देखा तीसरे स्ट्रक्चर में ये एक्सेप्ट एक बार फिर नाउन फ्रेज या नाउन के साथ आया, लेकिन इसके पहले ये सारे वर्ड्स आए, और जब ये सारे वर्ड्स एक्सेप्ट के बाद आए, गौर करिएगा चौथे स्ट्रक्चर में जब ये एक्सेप्ट के बाद आए यानी कि सब्जेक्ट के रूप में आए, तो कैसे एक्सेप्ट ने अपने साथ फॉर को एक्सेप्ट कर लिया, यानी अलग अलग केसेस में हम अलग अलग पोजीशन में इन शब्दों को पुट कर रहे हैं। और अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल दे के बताता हूँ। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर मैंने बोला उसने कुछ नहीं किया सिवाय सोने के। उसने कुछ नहीं किया सिवाय क्या? सोने के। सिवाय सोने के। ये सेंटेंस देखिए, उसने कुछ नहीं किया सिवाय सोने के। तो आपने सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट को चुना, सब्जेक्ट है ही, और ध्यान रखिएगा ये आपको जो डू नज़र आ रहा है ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। और ध्यान रखिएगा कि मेन वर्ब के रूप में जब डू आएगा तभी ये स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर क्रिया के रूप में डू ना आए, डू का मतलब क्या होता है? करना। अगर क्रिया के रूप में करना ना आए, क्रिया के रूप में कुछ और आ जाए, तो इसके बदलने से ये सब नहीं बदलेगा। इसके बदल जाने से बस यहाँ पे जो आपका फर्स्ट फॉर्म है ये आईएनजी में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, पहले इसको समझ लीजिए। उसने कुछ नहीं किया तो डू की सेकेंड फॉर्म क्या लगाया आपने? डिड, क्योंकि ये पास्ट टेंस है। और प्लीज़ अपने टेंस पर काम करते चलिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारा अपना एक ग्रामर मेड आसान के नाम पर रिकॉर्डेड वीडियोस का एक क्लास होता है, पेड रिकॉर्डेड वीडियोस का क्लास होता है, जिसमें हम आपको तकरीबन 250 रिकॉर्डेड वीडियोस देते हैं बेसिक ग्रामर के सभी चैप्टर्स पर। और ये रिकॉर्डेड वीडियोस 1 साल की लिमिट के साथ आपको दिए जाते हैं। और इन दिनों हम लगातार बच्चों को ऑफर भी दे रहे हैं ताकि वो हमारे इस तरह के कोर्सेज का लाभ उठा सकें। तो अगर आप हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस के बैच में एडमिशन चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके कोर्स से संबंधित कोई भी जानकारी ले सकते हैं। तो ही डिड, और उसके बाद क्या लिखा? नथिंग। उसने कुछ भी नहीं किया, उसने कुछ भी नहीं किया सिवाय, तो आपने क्या लिखा? एक्सेप्ट। सिवाय किसके? सोने के। तो सोने की इंग्लिश क्या है? सोने की इंग्लिश है स्लीप, यानी ही डिड नथिंग एक्सेप्ट स्लीप। इस पे हमेशा एक सवाल आपके एग्जाम में बनता है। अब देखिए अगला सेंटेंस। अब जो हमारा छठा स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा सा चेंज हमें करना है। वो थोड़ा सा चेंज क्या है कि सब्जेक्ट के बाद आप डू नहीं लगाओगे, सब्जेक्ट के बाद एनी वर्ब आएगा, यानी कोई ऐसा वर्ब आएगा जिसमें डू नहीं होगा, और कोई भी वर्ब आ सकता है, यानी कोई भी क्रिया आ सकती है, कोई भी क्रिया सिवाय डू के, कोई भी क्रिया, एनी वर्ब एक्सेप्ट डू, तो कोई भी क्रिया सिवाय डू के। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि अब मेन वर्ब के रूप में डू नहीं आएगा। अगर ऐसा हुआ तो गौर करिएगा, इसके बाद भी आपको अगर नथिंग मिलता है, एवरीथिंग मिलता है, ऐसा कोई वर्ड मिलता है तो आप उसको लगाइए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद आप एक्सेप्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे अब एक्सेप्ट आईएनजी के साथ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ नहीं जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, और इस पर आपके एग्जाम्स में कई तरह के सवाल कई बार बन चुके हैं। ये देखिए, अब अगर मैं आपसे बोलता हूँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बोलता हूँ कि वी वॉन्ट, अब देखिए मैंने वॉन्ट लगाया, तो यहाँ पर आप फोकस करिए, तो जो वॉन्ट है और यहाँ पे जो क्रिया थी डू, दोनों में फ़र्क है। मैंने क्या बोला था कि चौथे पांचवें स्ट्रक्चर में मेन वर्ब के रूप में डू है, बट छठे स्ट्रक्चर में मेन वर्ब के रूप में डू नहीं होगा, कोई भी वर्ब हो सकता है उसके अलावा। तो यहाँ पे कोई भी वर्ब है, तो वी वॉन्ट नथिंग, हम कुछ नहीं चाहते, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, गौर करिएगा, एक्सेप्ट हेल्पिंग यू, हम कुछ नहीं चाहते सिवाय तुम्हारी मदद करने की। क्या बन रहा है? वी वॉन्ट नथिंग एक्सेप्ट हेल्पिंग यू, और ऊपर क्या था? वी डिड नथिंग एक्सेप्ट
स्लीप। देख रहे हैं आप कितना बड़ा फर्क है, और इस फर्क पर आपके एग्जाम्स में कई तरह के क्वेश्चंस बनाए गए हैं, और ये क्वेश्चंस अक्सर हमसे गलत हो जाते हैं। रीज़न कि हम एक्सेप्ट और एक्सेप्ट फॉर के बीच का डिफरेंस नहीं क्लियर कर पाते, साथ ही साथ हमारे पास इतने स्ट्रक्चर्स नहीं होते जो हमारी हेल्प करें इस तरह के वर्ड्स को डील करने में। इसी प्रकार से हमारा ग्रामर मेड आसान का कोर्स बहुत ही रोचक अंदाज में डिज़ाइन किया गया है। एक एक वीडियो पे बहुत मेहनत से काम किया गया है ताकि सारा कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर किया जा सके। और सबसे खास बात हमारे कोर्स की कि हम अपने कोर्स में 1 साल की लिमिट इसलिए देते हैं ताकि आप हमारे हर एक वीडियो को कई बार देखें, नोट्स बनाएं, ताकि फ्री टाइम में जब आप अपने द्वारा पढ़े लिखे गए नोट्स को पढ़ें तो आपको ज़्यादा आइडिया हो। चलिए तो आइए अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब तक मैंने आपको 6 स्ट्रक्चर्स बताए और मुझे पूरा विश्वास है कि इन 6 स्ट्रक्चर्स में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ये देखिए, एक क्विक रिवीजन के तौर पे देखा जाए तो शुरुआत हमने कहाँ से किया? शुरुआत हमने आज यहाँ से किया एक्सेप्ट और एक्सेप्ट फॉर, और देखा कि आपको मैंने पहले स्ट्रक्चर में एक्सेप्ट के बाद नाउन या नाउन फ्रेज बताया, सेकेंड स्ट्रक्चर में एक्सेप्ट के बाद कोई प्रीपोजिशन या कंजंक्शन आया, तीसरे स्ट्रक्चर में आपने ये ध्यान रखा कि अगर इस तरह के वर्ड्स ऑब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो इनके बाद एक्सेप्ट आएगा, और एक्सेप्ट यहाँ पर बट का पर्यायवाची होगा, और उसके बाद भी कोई नाउन या नाउन फ्रेज आएगा। फिर चौथे स्ट्रक्चर तक आते आते आपने इन्हीं वर्ड्स को जो ऊपर ऑब्जेक्ट के रूप में देखा था, नीचे आपने यहाँ पर किस रूप में देखा? सब्जेक्ट के रूप में, और यहाँ पर अब इनसे पहले एक्सेप्ट आ गया, और यहाँ पर एक्सेप्ट ने अपने साथ प्रीपोजिशन फॉर को भी क्या किया? एक्सेप्ट किया। और उसके बाद अगर मैं अपने 5वें स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ूं तो जो हमारा 5वां स्ट्रक्चर है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि अगर मेन वर्ब के रूप में डू हो, यानी ये एक कॉमन एक स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर में एक्सेप्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म लग रहा है, लेकिन जो हमारा छठा और आखिरी स्ट्रक्चर है इसमें एक्सेप्ट के साथ आईएनजी लग रहा है, और वजह है सेंटेंस का वर्ब। दोनों ही स्ट्रक्चर में वजह कौन है? सेंटेंस का वर्ब। तो आइए, समय आ गया है कि इन 6 स्ट्रक्चर्स पर पूछे जाने वाले सवालों पे प्रैक्टिस करें और ये सीखें कि आज के लेक्चर, आज के एपिसोड नंबर 4 में जितना भी कॉन्सेप्ट हमने सीखा उस पर अगर परीक्षा में क्वेश्चंस आता है तो क्या हम कर पाएंगे। तो चलिए फटाक से इन सभी सवालों को हम सॉल्व करते हैं। तो आज का जो सबसे पहला सवाल है वो ध्यान दीजिए, यहाँ क्या लिखा है? ये फिल इन द ब्लैंक्स का सवाल है, और देखिए पहला ही सवाल क्या है? दे डू नथिंग। अब ये बताने की नीड नहीं है कि यहाँ पे जो आपका डू है वो वर्ब का काम कर रहा है और उसके बाद क्या है? नथिंग। तो सीधी सी बात है कि आप अगर यहाँ पर क्या लिखोगे? एक्सेप्ट। यहाँ पर एक्सेप्ट फॉर का यूज़ तो होगा नहीं, और आप अगर यहाँ पे लिखते हैं एक्सेप्ट तो फॉर्मूले में जो कंप्लेन आ रहा है यही तो आपका नॉन फाइनाइट है, इन्फिनिटिव है। ये देखिए, तो फॉर्मूला क्या बन गया कि डू नथिंग एक्सेप्ट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेंटेंस क्या बना? दे डू नथिंग एक्सेप्ट कंप्लेन ऑल द टाइम, यानी वो कुछ नहीं करते दिन भर शिकायत करने के अलावा। अगला क्वेश्चन क्या है? आई डिड एवरीथिंग। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर भी डिड का यूज किया गया जो कि डू का ही तो वर्ब है, सेकेंड फॉर्म, और यहाँ पर एक्सेप्ट के बाद आप क्या लिखेंगे? यानी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? बिफूल। बिफूल का मतलब होता है मूर्ख बनाना, तो इसकी हिंदी क्या हुई कि आई डिड एवरीथिंग, मैंने सब कुछ किया, एक्सेप्ट बिफूल पीपल, मैंने सब कुछ किया सिवाय लोगों को मूर्ख बनाने के, यानी लोगों को मैंने कभी मूर्ख नहीं बनाया, बाकी मैंने जिंदगी में सब कुछ किया। तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए, और दूसरे का भी सही आंसर हो गया क्या? ए। आइए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है ही इज नॉट वेरी फ्रेंडली, ही इज नॉट वेरी फ्रेंडली, और यहाँ क्या लिखा है? व्हेन, और व्हेन काम करता है किसका? व्हेन काम करता है कंजंक्शन का। ये आपको अच्छी तरीके से पता है, और मैंने आपको स्ट्रक्चर नंबर 2, जी हाँ, स्ट्रक्चर नंबर 2 में बताया था कि कंजंक्शन और प्रीपोजिशन के पहले हम के अलावा और के सिवाय के लिए यूज़ करते हैं, एक्सेप्ट एक्सेप्ट फॉर का यूज़ नहीं करते। तो यहाँ आंसर क्या बना? ही इज़ नॉट वेरी फ्रेंडली एक्सेप्ट व्हेन ही वांट्स समथिंग। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, एवरीवन वाज देयर एक्सेप्ट शबनम। अब यहाँ पर शबनम एज ए नाउन यूज हो रहा है, और मैंने बताया था कि जब कोई नाउन या नाउन फ्रेज आता है तो भी हम यूज करते हैं एक्सेप्ट का, एक्सेप्ट फॉर का यूज नहीं करते। तो आपके स्टार्टिंग के चारों सवालों के जो सही आंसर हैं दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। इट वॉज ऑफुल, इट वॉज ऑफुल, और यहां पर क्या लिखा है, इन स्कॉटलैंड, और इन क्या है, इन काम कर रहा है प्रेपोजिशन का, तो कंजंक्शन और प्रेपोजिशन से पहले हम कभी भी एक्सेप्ट फॉर का यूज नहीं करते, बल्कि हम यूज करते हैं एक्सेप्ट का। तो क्वेश्चन नंबर 5 का भी जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। एवरीबडी अराइव देयर एक्सेप्ट, हाँ ये पॉइंट थोड़ा सा मेरे दिमाग से निकल गया, मैं इसको क्लियर कर दूं। कहते हैं कि एक्सेप्ट के बाद अगर कोई नाउन ना आए, मैं रिपीट करूंगा, अगर एक्सेप्ट के बाद कोई नाउन ना आए बल्कि प्रोनाउन आना चाहे। नाउन आता है तो मैंने क्लियर ही कर दिया, अगर प्रोनाउन आता है तो प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सब प्रोनाउन होते हैं। ध्यान रखिएगा एक्सेप्ट के बाद अगर आपको कोई प्रोनाउन यूज करना हुआ तो आप प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस नहीं यूज करेंगे, बल्कि आप प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, यानी आप यूज करेंगे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। यानी दे का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है देम, आई का होगा मी, वी का होगा अस, यू चेंज नहीं होता, ही का होगा हिम, शी का होगा हर, और इट भी चेंज नहीं होता। तो यहां पर क्या लिखा है कि एवरीबडी अराइव देयर एक्सेप्ट मी, यानी हर कोई वहां आया था सिवाय मेरे। और ऊपर क्या लिखा था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया था कि एवरीबडी वॉज देयर एक्सेप्ट शबनम, तो वहां शबनम एज ए नाउन यूज हुआ, और यहां पर मैं यूज हो रहा हूं क्या, एज एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो सब्जेक्ट का तो कोई ऑब्जेक्टिव केस या सब्जेक्टिव केस नाउन का तो होता नहीं है, लेकिन प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो ध्यान रखिएगा कि एक्सेप्ट के बाद अगर कोई प्रोनाउन आएगा तो वो अपने ऑब्जेक्टिव केस के रूप में आएगा। तो इसका सही उत्तर होगा मी। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग एक्सेप्ट, आप गौर करिएगा, ये बहुत अच्छा सवाल है। आप अगर याद करें तो यहाँ पर जो आपको एम नजर आ रहा है वो है बी, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है एनीथिंग। अगर आप फॉर्मूले को ठीक से याद करें तो फॉर्मूला आपको आज के आखिरी स्ट्रक्चर की याद दिलाएगा। मैं एक बार आपको दिखा दूं, ये देखिए हमारा आखिरी स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा था, कोई भी क्रिया सिवाय डू के, और उसके बाद नथिंग या एवरीथिंग, फिर एक्सेप्ट के बाद क्या था, आईएनजी। अब ध्यान से देखें यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है, गौर करिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है एम जो कि बी का काम कर रहा है, और यहाँ पर लिखा हुआ है एनीथिंग, और उसके बाद क्या दिया, एक्सेप्ट। अब आप यहाँ फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाएंगे, अगर यहाँ मेन वर्ब के रूप में डू होता तो मैं आपको फर्स्ट फॉर्म लगाने की इजाज़त देता, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो जो बेस्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग एक्सेप्ट टीचिंग इंग्लिश, यानी मैं किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ सिवाय अंग्रेजी पढ़ाने के। आइए अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, बट, अब यहाँ गौर करिएगा, ऑल द रूम्स, और अगर आपको याद हो तो जो स्ट्रक्चर नंबर 4 था वहाँ पर ऑल को हमने सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया था, याद है आपको स्ट्रक्चर नंबर 4? अगर ना याद हो तो मैं आपको स्ट्रक्चर नंबर 4 की एक झलक दिखा दूँ ताकि आपका डाउट पूरी तरीके से, ये देखिए क्या था, एक्सेप्ट फॉर के बाद नाउन क्लॉज था, फिर ये देखिए सारे वर्ड्स किस रूप में आए थे, सब्जेक्ट के रूप में आए थे। इसी कॉन्सेप्ट पर आपका ये सवाल बना है। ये देखिएगा यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, और अगर ऑल से पहले एक्सेप्ट आता है तो वो एक्सेप्ट फॉर होता है, ना कि एक्सेप्ट होता है। ऑल के बाद जब ये आता था तब ये एक्सेप्ट होता था, और जब ये ऑल के पहले आया तो ये एक्सेप्ट फॉर हुआ। तो इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा एक्सेप्ट फॉर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर हुआ वो आपका हुआ बी। आइए, तो ये रहा आज के लास्ट के 2 क्वेश्चंस। इसमें लिखा है नोबडी केम, कोई नहीं आया अमित के अलावा। तो अमित भी यहाँ पर क्या है, नाउन है, तो नाउन के पहले कभी भी हम नहीं यूज करते एक्सेप्ट फॉर, सिर्फ एक्सेप्ट का यूज करते हैं। और जो ये लास्ट का क्वेश्चन दिया है इसमें ध्यान दीजिएगा,
वी नीड नॉट डू एनीथिंग एक्सेप्ट वर्किंग ऑन आवर इंग्लिश। हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं सिवाय अपने अंग्रेजी पर फोकस करने की। अब आप ध्यान दें तो यहाँ पर भी वर्ब के रूप में डू नहीं आ रहा है, नीड आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि नीड के साथ एनीथिंग आ रहा है, उसके बाद एक्सेप्ट आ रहा है, तो एक्सेप्ट के बाद तो आईएनजी बनता ही बनता है। तो यानी इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? नो इम्प्रूवमेंट। अगर यहाँ पर नीड न होता, अगर हम ये लिखते वी डोंट डू एनीथिंग, अगर ये यहाँ पे क्या होता? नीड न होता, डू होता कि वी डोंट डू एनीथिंग एक्सेप्ट, तो यहाँ पे जो वर्किंग होता मैं उसको वर्क में चेंज कर देता, लेकिन ऐसा नहीं है। सो डियर लर्नर, आज की क्लास में आपने देखा कि कैसे मैंने आपको एक्सेप्ट और एक्सेप्ट फॉर के बारे में इतना डिटेल में इतना कुछ बताया। तो अगर आपको हमारा इंग्लिश का डेली डोज जो रोज़ाना रात को 9 बजे आता है, अगर आपको ये एपिसोड्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर आप हमारे इंग्लिश की डेली डोज सेगमेंट के बारे में कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा ये सेशन कैसा लगता है और आने वाले दिनों में आप और किन शब्दों के बीच का डिफरेंस चाहते हैं कि हम आपको सिखाएं। और जाने से पहले मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को आप शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर पहली बार आप आए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूला करिए, और हाँ, बेल आइकन को याद से प्रेस कर लीजिए ताकि सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहें। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू एंड गुड नाइट।